तो आज अपने शुरू कर रहे हैं सर्ग, उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में प्रेफिक्स बोला जाता है। ठीक है। सर्ग क्या होते हैं? तो प्रेफिक्स वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं। नए अर्थ का बोध कराते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। सामान्य सी परिभाषा ये है कि जैसे कोई भी शब्द है, उस शब्द से पहले कोई शब्दांश लग रहा है, मूल शब्द नहीं है, शब्दांश लग रहा है, तो वो क्या है? तो वो उपसर्ग है। ठीक है। जैसे ये जो धान है, इस धान का अर्थ होता है चावल या फिर अनाज। कच्चा चावल होता है, कच्चा अनाज होता है, उसको धान बोला जाता है। ठीक है। जैसे ये परी उपसर्ग लग रहा है इसके, और ये धान मूल शब्द है, तो जो नया शब्द बनता है वो परिधान होता है। और परिधान का अर्थ पहनावा हो जाएगा। ये परिधान का अर्थ है पहनावा हो जाएगा। जैसे उप उपसर्ग लग गया इसके दान शब्द के, तो ये उपदान हो गया। और उपदान का अर्थ होता है तकिया। उपदान का अर्थ क्या बन गया? तकिया बन गया। जैसे ये अपी उपसर्ग है, धान मूल शब्द है, अब ये अपिधान बन गया। और अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अभी मैं भूमिका समझा रहा हूं आपको उपसर्गों की, मूल उपसर्ग शुरू नहीं किए अभी तक तो। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं ये परिभाषा समझा रहा हूं मैं, कैसे ये उपसर्ग छांटे जाते हैं। जैसे अव प्लस में धान, अवधान। ठीक है। अव प्लस में धान से अवधान, अवधान का अर्थ होता है रुकना। वी अवधान। और अब ये व्यवधान बन गया। और व्यवधान का अर्थ होता है पूरी तरीके से रुकावट, पूरे तौर पर। ठीक है। ठीक है। अवधान का अर्थ सारा भी होता है, अवदान, अवदान का अर्थ सारा। जैसे वी उपसर्ग लगता है इसकी, तो ये विधान बन जाता है। और विधान का अर्थ होता है कानून। ठीक है। विधान का अर्थ क्या बन जाता है? तो कानून बन जाता है। ठीक है। अगर सम विधान बनकर ये संविधान बन जाता है। और संविधान का अर्थ होता है सम्यक कानून। विधान का अर्थ कानून, और संविधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, वो संविधान होता है।
सम प्लस आ प्लस धान, समाधान। समाधान का अर्थ होता है, पूर्ण तौर से समाधान का अर्थ होता है सही तरीका, सही कार्य कह सकते हैं, या कार्य पूर्ण होना। पूर्ण कार्य या कार्य सफल होना, वो समाधान हो जाएगा। समाधान, किसी भी बात का समाधान। अब देखो, अपने परिभाषा पढ़ी है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर, ये देखो मूल शब्द के पूर्व में लग रहे हैं, उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। कहां तो धान शब्द था और कहां नया शब्द क्या बन गया, तथा नए ही अर्थ का बोध कराते हैं। उस शब्द में, उस शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए ही अर्थ का बोध कराते हैं। ये देख लो, नए अर्थ का बोध। कहां धान का अर्थ तो चावल होता है, कहां परिधान का अर्थ है पहनावा हो जाए। ठीक है। जैसे दूसरा अपने और देखते हैं, जैसे ये हार शब्द है, हार का अर्थ होता है गले का आभूषण, गले का आभूषण। या फिर हार का अर्थ होता है पराजय। हार का क्या अर्थ होता है, पराजय। हार का अर्थ पराजय होता है, गले का आभूषण होता है। अगर इसके पहले परि उपसर्ग जुड़ गया तो ये नया शब्द क्या बन गया, परिहार। परिहार, परिहार का अर्थ होता है त्यागना। देख लो, कहां तो हार का अर्थ गले का आभूषण, कहां परिहार का अर्थ क्या बन गया, तो त्यागना या छोड़ना बन गया। ठीक है। जैसे ये प्रति उपसर्ग जुड़ गया, हार मूल शब्द है तो ये प्रतिहार बन गया। हाँ जी ममता बताओ, प्रतिहार का क्या अर्थ होता है, गुर्जर प्रतिहार सा सकते हैं ना। द्वारपाल। ठीक है, प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल बन गया, गेटकीपर। हार का अर्थ गले का भूषण और प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल बन गया। आ प्लस में हार, आहार। और आहार का अर्थ मतलब है भोजन। समझ में आ रहा है ना। हार का अर्थ है, आहार का अर्थ भोजन हो गया। वैसे आ का अर्थ तक या से होता है। जैसे वी प्लस में हार, विहार। और विहार का अर्थ होता है घूमना। विहार का क्या अर्थ होता है, घूमना। बौद्ध विहार, वहां विहार का क्या अर्थ कर सकते हैं। और क्या बताओ, और क्या बताओ, बौद्ध विहार बोलते हैं ना। प्रवास तो घूमना ही है, प्रवास कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बौद्ध विहार, विहार वैसे बौद्ध धर्म में जो संसान भूमि है उसको भी विहार माना जाता है, ये कहीं सुना था मैंने। विहार का अर्थ है, हाँ, विहार। जैसे उप प्लस में हार, उपहार। क्या होता है ये उपहार, गिफ्ट, भेंट या तोहफा या फिर नजराना। ठीक है ना, नजराना, गिफ्ट है ये। उप के, हार शब्द के पहले उप उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, ये उपहार बन गया। ठीक है। सम और प्लस में हार, समाहार नहीं बनेगा भाई, याद रख लेना, संहार बनेगा। और संहार का अर्थ होता है मारना। संहार का अर्थ हो जाएगा मारना। हाँ, जैसे उत प्लस में हार और ये उद्धार बन जाता है, ऐसे ये उद्धार। ठीक है।
प्लस में हार से उद्धार बन जाता है। उद्धार का अर्थ है तारना, इस संसार से पार लगाना, मोक्ष दे देना, निर्वाण की प्राप्ति करवा देना, वो क्या होता है? उद्धार कर देना। ठीक है। वी अव हार, वी अवहार क्या बन गया? व्यवहार बन गया। ठीक है। दुर वी अव हार, और ये दुर्व्यवहार बन गया। देख लो कितने उपसर्ग लग रहे हैं। विसर्ग संधि हो रही है, व्यवहार में यण संधि हो रही है, उपसर्ग पूछे जाए तो कितने हैं? तो 1 2 और 3 उपसर्ग है। ठीक है, 3 उपसर्ग है, याद रखना। 1 2 और 3 उपसर्ग है। दुर्वी प्लस में अव से हार मिलकर क्या बन रहा है? तो दुर्व्यवहार। व्यवहार का मतलब आचरण, दुर्व्यवहार का मतलब है बुरा आचरण। जैसे सम प्लस में आ प्लस में हार क्या बन जाता है? हाँ जी, बताओ। समाहार। सम प्लस आ प्लस हार क्या बन रहा है? समाहार। बताइए समाहार कौन से समास का उपभेद था? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का उपभेद, द्वंद्व समास के कितने भेद थे? कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ये समाहार शब्द का लोप कौन से समास की विशेषता है? द्विगु समास की विशेषता है। ठीक है। समूह या समाहार शब्द का लोप कौन से समास की विशेषता है? द्विगु समास की विशेषता है। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? हाँ जी। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में। ठीक है। ये बाकी सारे के सारे बचते हैं, ये शब्द नहीं है बल्कि ये क्या है? तो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के कहां जुड़ रहे हैं? पूर्व में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर रहे हैं तथा नए अर्थ का निर्माण कर रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। ठीक है। इससे इधर वाले सारे के सारे क्या है? तो ये शब्दांश है। ठीक है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए ही अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? ठीक है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, याद रख लेना। संख्या आएगी आपके, खासकर रीट वाले बोर्ड के एग्जाम में पक्का ही आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, पक्का प्रश्न देगा ये, आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, विदेशी भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। फिर पेपर में एक ऑप्शन 22 भी मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन हिंदी में कुल कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो संस्कृत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संस्कृत शब्द है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये उपसर्ग शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उप उपसर्ग है। क्लियर है ना? हाँ जी। संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। क्या हो जाएगा? हाँ जी। हाँ, कोचिंग हूँ। नहीं, मैं बाइक लेके आया हुआ हूँ। नहीं नहीं, मैं बाइक लेके आया हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी खाना खाने आऊंगा, फिर उसके बाद में वापस आऊंगा।
ठीक, ओके ओके, ठीक है, ठीक, ठीक है। हाँ जी, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो 22 होते हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं तो 22 होते हैं। विदेशी भाषा के कितने उपसर्ग होते हैं तो 22 होते हैं। याद रख लेना, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आ गई ना दिमाग में बात? हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं तो 22 होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में कुल कितने प्रकार के उपसर्ग है तो 3 प्रकार के। इनको साथ साथ में ऐसे याद करें। हिंदी भाषा में कुल कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं तो 22 होते हैं। अब 22 के स्थान पर कई और उपसर्ग भी जुड़े जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं, लेकिन आएंगे पेपर में यही। संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी के 22 उपसर्ग और विदेशी भाषा के 22 उपसर्ग। विदेशी भाषा में अरबी फारसी के उपसर्ग भी होते हैं, साथ साथ में अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग वो भी अपने पढ़ेंगे। क्लियर है? बताओ, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लग शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। आज अपने पढ़ते हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग। ठीक है ना? संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो 22 होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला है, पहले अपने यहां उपसर्ग लिख लेते हैं, यहां उनका अर्थ लिख लेते हैं, यहां उनका शब्द प्रयोग लिख लेते हैं। उपसर्ग, अर्थ और उनका शब्द प्रयोग। एक नंबर पे है, उसको बोला जाता है अप उपसर्ग। हलंत वाला नहीं है, याद रख लेना, पूरा होगा। हलंत वाला न होकर पूरा होगा। अप का अर्थ होता है बुरा, अप का अर्थ होता है विपरीत, अप का अर्थ होता है कठिन। बुरा, विपरीत या फिर कठिन। जैसे अपस्मार, अपशब्द। ठीक है, अपमान, ये अपमान शब्द है। जैसे ये अपकार शब्द है। ठीक है, इनमें अप उपसर्ग जुड़ रहा है। वो अपकार, उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई। अपमान, अपमान का अर्थ वैसे अनादर ही होता है। अपशब्द बुरे शब्द, अपमान का अर्थ बेचैनी। ठीक है, या भूल जाना कुछ, वो अपस्मार होता है। 2 नंबर पे है अव उपसर्ग। अव का अर्थ भी होता है बुरा, विपरीत या कठिन। जैसे अवमानना, जैसे अवज्ञा, जैसे अवहेलना, अवहेलना। अब उपसर्ग जुड़ रहा है, जैसे अवगुंठन। ये जो अवगुंठन, अवगुंठन है, इसका अर्थ होता है घूंघट। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है तो घूंघट होता है। ठीक है, 3 नंबर पे है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ है अधिक। यहां से पेपर में पूछे जाने लायक उपसर्ग शुरू हुए हैं। ये जो दोनों उपसर्ग है पेपर में आएगा, छाड़ दोगे। आसान है, अपस्मार है, उपसर्ग है। कोई ऐसे नहीं करेगा कि हाँ भाई इसमें तो अ उपसर्ग, कोई करेगा है? अगर अ उपसर्ग होगा तो फिर मूल शब्द क्या रह जाएगा? पमान। पमान तो नहीं होता, मान के पहले अप लग रहा है।
अवज्ञा, ज्ञा के पहले अव लग रहा है, ठीक है। अवगुंठन, गुंठन के पहले अब उपसर्ग लग रहा है। ये अति है ना, ये पूछा जाता है। जैसे अतीव है, जैसे अत्यधिक है, जैसे अत्याचार है, जैसे अतिसार है, अत्यंत है, अत्यल्प है, जैसे अतीन्द्रिय है, जैसे अत्युक्ति है, जैसे अत्यावश्यक है, जैसे अत्युत्तम है। ऐसे शब्द आते हैं पेपर में। अब पहले इनका संधि विच्छेद करना पड़ेगा आपने को। एक जो शब्द लिखा है ना मैंने अतीव, और एक लिखा है अतीन्द्रिय, इन दोनों में दीर्घ स्वर संधि होती है। अतीन्द्रिय और अतीव, इन दोनों में दीर्घ स्वर संधि है। इनका संधि विच्छेद अति प्लस में इव से मिलकर अतीव, अति प्लस में इंद्रिय से मिलकर अतीन्द्रिय होता है। क्लियर है सबको? बाकी सब में यण संधि है इस एक को छोड़कर। ये एकदम ही सरल है, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन का विलोम शब्द है, समझ रहे हो आप लोग सभी। अतिसार, बाकी अत्यधिक, अति प्लस में अधिक, अति प्लस में आचार, अति प्लस में अंत, अति प्लस में अल्प, अति प्लस में उक्ति, अति प्लस में आवश्यक, अति प्लस में उत्तम से अत्युत्तम बन जाएगा ये। देखो ऐसे शब्द ही पेपर में आते हैं। अपने इसमें यण संधि कर रहे हैं, ठीक है ना। अत्यावश्यक शब्द है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? अति प्लस में आवश्यक करेंगे। क्लियर है ना? अतीव तो अति प्लस में ईव हो जाएगा। कितने उपसर्ग किए अभी तक? तो 3 किए हैं, ठीक है। चौथा उपसर्ग करते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान या श्रेष्ठ। मुख्य, प्रधान या फिर श्रेष्ठ। जैसे अधिकार शब्द है, जैसे अधिकार शब्द है। अधिकार शब्द देखा जाए तो अधिकार शब्द के पहले क्या लग रहा है? तो अधि लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अध्यादेश है। क्या जी? अच्छा, वो आप सूचना दे रहे थे क्या? कोई बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने इसको यहीं से मिटा देते हैं। अध्यादेश है, ठीक है। कौन सी वाला है? तो अध्यादेश है। जैसे अध्यक्ष है, जैसे अध्यक्ष है, जैसे अधीन है, ठीक है ना। अधीन शब्द है। जैसे अधीक्षक शब्द है, अधीक्षक शब्द है। जैसे अधीक्षण शब्द है, जैसे अध्ययधीन। ये अध्ययधीन, अधि प्लस में अधीन से मिलकर अध्ययधीन बन रहा है।
जैसे अधिसूचना है, सरल ही है वैसे तो। ऐसे पेपर में प्रश्न आ गए ना, वो तो सरल ही होंगे। अधिसूचना शब्द है। अब देखो अधिसूचना है तो सूचना के पहले क्या लग रहा है, तो अधि उपसर्ग लग रहा है। ऐसे ही शब्द देखो, इनका संधि विच्छेद हो जाएगा तो अधि और प्लस में आदेश। देखो इसमें कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, दो। याद रख लेना कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, दो। दूसरा कौन सा जुड़ रहा है, आ, और पहला कौन सा जुड़ रहा है, तो अधि उपसर्ग जुड़ रहा है। ठीक है। अध्यक्ष है तो अधि प्लस में अक्षी से मिलकर अध्यक्ष बन जाता है। क्लियर है ना सबके। अधि प्लस में अक्षी से मिलकर अध्यक्ष बन जाता है। अधीन, अधीन बनता है अधि के इन लगने से। ठीक है। अधीक्षक, अधि प्लस में ईक्षक से मिलकर अधीक्षक बन जाता है। अधीक्षण, अधि प्लस में ईक्षण से मिलकर अधीक्षण बन जाता है। बड़ी ई की ध्वनि इन दोनों में। अधि प्लस में अधीन से मिलकर अत्यधीन। देखो इसमें कौन सी संधि जुड़ रही है, तो इसमें यण संधि जुड़ रही है। अधिसूचना है तो सबको समझ में आ रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। ठीक है ना। पांचवा है अपी उपसर्ग। अपी का होता है ऊपर। अपीहित, और दूसरा है अपिधान। अपीहित और अपिधान, देखो कौन कौन से उपसर्ग जुड़ रहे हैं, अपी उपसर्ग जुड़ रहे हैं। 6 नंबर पे है वो वापस महत्वपूर्ण हो गया, अपी उपसर्ग। जैसे ये वाला महत्वपूर्ण। ठीक है। अभी, अभी का अर्थ होता है विशेष, प्रधान या फिर श्रेष्ठ। विशेष, प्रधान या फिर श्रेष्ठ होता है। जैसे अभिभाषण, अभिभाषण है। जैसे अभियुक्त है। जैसे अभियोग है। ठीक है। जैसे अभ्यस्त है। जैसे अभ्युदय है। जैसे अभीप्सित है। जैसे अभीप्सा है। अभीप्सित है। ठीक है। अभ्यंतर है। अभ्यंतर जैसे शुद्ध लिख रखा है ना वैसे ही शुद्ध होगा, आभ्यंतर नहीं होता। अभ्यंतर, अभ्यंतर क्यों शुद्ध है, अभी प्लस में अंतर से मिलकर अभ्यंतर बन जाता है, आभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर। अभिभाषण, अभियुक्त, अभियोग, इन तीनों में तो सरल ही है, ये तो छांट लोगे वैसे ही। अभियोग, अभियुक्त, अभिभाषण। जैसे ये जैसे ये अभीप्सित है तो इसका संधि विच्छेद होता है अभी प्लस में ईप्सित। ई बड़ी ई की ध्वनि। अभ्यंतर का अभी प्लस में अंतर। अभ्यस्त का अभी प्लस में अस्त। अभ्युदय का अभी प्लस में उदय। अभिहित, अभी प्लस में हित, अभिहित बन रहा है, सरल है ये। अभीप्सा, अभी प्लस में ये ईप्सा बड़ी ई की ध्वनि। ठीक है। तो अभी प्लस में ईप्सा से अभीप्सा बन जाएगा ये। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से। ठीक है ना। देखो अपने कितने किए हैं, अप, अव, अति, अधि, अपि, अभी। जो अगला उपसर्ग है ना, कितने नंबर का हो गया, 7 नंबर का। आ उपसर्ग तक या से। दिमाग लगाना भी, ये मैंने कौन से
समास में ये उपसर्ग लिखवाए थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अविभाव समास में आमरण, आजन्म, आभरण, आजीवन, आजीवन, आकंठ, आगमन, आदेश, आवेदन, बिल्कुल सही है, आवेदन। देखो, आमरण लग रहा है तो मरने के पहले आ लग रहा है, मरने तक, आ जन्म, जन्म से, कंठ से, मरने तक, जीवन भर या जीवन तक, आगमन, आने तक, या आगमन मतलब आना, आने तक ही होता है आगमन। आदेश और आवेदन है, उपसर्ग लग रहा है, विवादास्पद नहीं है, महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना। कहीं आप ऐसे सोचोगे कि ये तो विवादास्पद नहीं, आदेश कई बार आ जाता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में आदेश साफ तौर से दिया हुआ है, इसमें आ उपसर्ग होता है, ठीक है। देश, आ का अर्थ क्या होता है, तक या फिर से होता है। 8 नंबर पे है ये वाला उपसर्ग, ये तो अपने व्यंजन संधि में किया है, लगभग उदाहरण फिर में पूछे जाते हैं तो इससे ही पूछे जाते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो साथ में ये याद रखना, ठीक है। लेकिन पेपर में आया हुआ है ये, और इसमें उत ही माना था, ठीक है, ऊपर या फिर श्रेष्ठ है। जैसे अब इनके बहुत सारे उदाहरण लिखता हूं मैं, पहले तो सरल वाले लिखता हूं। उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्पादन, उत्प्रेरणा, ठीक है। अब वो महत्वपूर्ण वाले उदाहरण लिखते हैं। उच्छेद, उज्जवल, उन्मुख, जैसे उन्मीलन, जैसे उन्मूलन, ठीक है, जैसे उन्मोचन, उच्चारण, जैसे उड्डयन, जैसे उच्छासन, जैसे उच्छृंखल, उच्छ्वास, उच्छ्वसन, उद्धार, ठीक है, जैसे उद्धरण, जैसे उदय, उदय है, जैसे उन्नति, उल्लंघन, उल्लेख, 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 उल्लास, जैसे उल्लास,
उल्लास, जैसे इतने सारे बहुत है वैसे तो, ठीक है, और सोचा ना तो ही कर ले, सही है। हाँ जी, ये ऊपर वाले तो सरल ही है, ठीक है। उत प्लस में छेद से मिलकर उच्छेद बनता है, कौन सी संधि के तहत? व्यंजन संधि के तहत, ठीक है। हाँ, उत प्लस में ज्वल से मिलकर उज्ज्वल बनता है व्यंजन संधि के तहत। उत प्लस में मुख से मिलकर उन्मुख बनता है व्यंजन संधि। ये सारे सब में उन्मूलन, उसका खिलना, उन्मूलन, जड़ से खत्म करना। उन्मोचन, उन्मोचन का अर्थ क्या होता है? कुछ अर्थ तो होता है उन्मोचन का अर्थ, उद्घाटन करने से संबंधित कुछ है, उन्मोचन का अर्थ है, वैसे मेरे याद नहीं है। हाँ, उच्चारण, उत्प्लस में चारण, उच्छ्वास शब्द शुद्धि के तहत, उच्छृंखल शब्द शुद्धि के तहत, उच्छासन व्यंजन संधि का वो तीसरा नियम बताया था आपको, वो उच्छ्वसन, उत्प्लस में श्वसन, उत्प्लस में हार, उद्धार, उत्प्लस में हरण, उद्धरण, उदय, उदय का संधि विच्छेद होता है उत्प्लस में अय, और इस अय का भी संधि विच्छेद होता है। हाँ, एक बार बोलियो ना, सोचियो किसी संधि है, अयादि संधि है, कन्फर्म है ना? एक के बाद में ए लगने से दोनों मिलकर क्या बनता है? तो अय बनता है। कौन सी संधि बन जाती है? अयादि संधि बन जाती है। इसमें कौन सी संधि बन रही है? तो व्यंजन संधि बन रही है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस में अय से मिलकर उदय बन जाता है। इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? क्लियर है ना? देखो, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग है। उपसर्ग हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देखें तो पहला होता है अप औ, अति यदि, अपि अभी, आ उत, अनु उत, ठीक है। आ उत अपने यहां तक ही किया है, 8 नंबर वाला ही। 9 नंबर का आपने पढ़ते हैं, 9 नंबर का है अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या फिर बाद में। जैसे अनुगमन, जैसे अनुचर, अनुसार, अनुसंधान। इसमें दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं, ध्यान रख लेना, अनु और सम उपसर्ग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? दो उपसर्ग है, देख लो, अनु प्लस में सम उपसर्ग जुड़ रहा है। दो उपसर्ग है, पेपर में ऐसे शब्द आते हैं, ध्यान कर लेना। जैसे अन्वय, जैसे अनुदित, जैसे अन्वीक्षा, जैसे अन्वीक्षा, जैसे अनुदान है, सरल ही है ये तो। अनुच्छेद व्यंजन संधि के तहत बन रहा है ये, अनुच्छेद। जैसे अन्वीक्षण, ठीक है ना? अन्वीक्षण, जैसे अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, लाइसेंस को अनुज्ञप्ति बोलते हैं, ध्यान रखना, अनुज्ञप्ति। जैसे अनुवाद, अनुवाद है। तो ऐसे शब्द हैं जिनमें अनुचर तो तर के पहले अनु लग रहा है, सार के पहले अनु लग रहा है, संधान के पहले अनु लग रहा है, लेकिन ये अन्वय शब्द है ना, ऐसे पेपर में आते हैं। अब इनका संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस में अय से मिलकर अन्वय बन रहा है,
और इस अय का भी संधि विच्छेद होता है, ए के बाद में ए लगने से अय बन जाता है। इसमें यण संधि है, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो अयादि संधि हो जाती है। क्लियर है सबको, अच्छे तरीके से करवाया हुआ है ना आपको। ये जो अनुदित शब्द है, इस अनुदित शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है अनु के उदित लगने से। अनु के उदित लगने से अनुदित बन जाता है। ये अनवीक्षा है, यण संधि है, इसका संधि विच्छेद है अनु प्लस में ईक्षा। अनु प्लस में ईक्षा, अनुदान का अनु प्लस में दान है। अनु प्लस में छेद से अनुच्छेद बन जाता है, कौन सी संधि के तहत? व्यंजन संधि के तहत। अनवीक्षण है तो यण संधि हो जाती है, अनु प्लस में ईक्षण से अनवीक्षण बन जाएगा, बड़ी की ध्वनि है। अनुज्ञप्ति है, ये किसका हिंदी अर्थ है? लाइसेंस, जो अपने बोलते हैं ना लाइसेंस। शायद आप लोग को पहले, इससे पहले कईयों को पता होगा, बहुतों को पता नहीं होगा, है ना, कुछ कुछ को पता होगा। ये लाइसेंस का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? अनुज्ञप्ति होता है। आप तो लाइसेंस ही बोला, लाइसेंस बनवा लियो के लाइसेंस। मेरे दादो भी अंग्रेजी बोले, मेरे दादो ही है कि लाइसेंस बनवा लियो के, सही है ना। तो दादाजी क्या बोलते हैं? लाइसेंस। तो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। हिंदी अर्थ क्या होता है? लाइसेंस। अनुज्ञप्ति होता है। अनुवाद, वाद के पहले क्या लग रहा है? तो अनु लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ना सबको। 10 नंबर पे है उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है छोटा या सहायक, छोटा या सहायक, छोटा या सहायक। जैसे उपमान, ये सरल ही है वैसे। उपकार, इसमें संधि नहीं होगी भी। उपयोग, उपवन, उपसरपंच, उपकार। जैसे उपप्रधान, उपधान, उपमान, उपमेय, उपराष्ट्रपति। जैसे शब्द है उपराष्ट्रपति। तो उपमान शब्द है तो मान शब्द के पहले उप लग रहा है, कार शब्द के पहले उप लग रहा है, योग शब्द के पहले उप लग रहा है। उपवन क्या होता है भाई? छोटा वन उपवन होता है। उपसरपंच से छोटा सरपंच होता है। उपधान, उप प्रधान, छोटा प्रधान, उपराष्ट्रपति, छोटा या सहायक राष्ट्रपति हो सकता है। हाँ, छोटा राष्ट्रपति तो ना बोल रही हो। हाँ, यही करे। हाँ, उपसंहार, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उपसंहार, हाँ, ये उपसंहार है। उपसंहार में 2 उपसर्ग है, याद रखें। कौन कौन सा है? तो उपसम उपसर्ग। आपसे पूछे, एक पेपर में पूछा गया था। अनुदित, अनवीक्षा, अनुर्वर, अनुगमन। कौन से में अनु उपसर्ग नहीं है? ये वाला पेपर में प्रश्न था। हाँ जी मैम, अभिलाषा कोई है ना? हाँ, बस 5-10 मिनट की बात है। हाँ जी, ये जो अनुगमन, अनुर्वर, अनवीक्षा, अनुदित है, तो इनमें ये जो अनुर्वर शब्द में क्यों हुआ? अपने देखने में ऐसे लग रहा है जैसे अनु उपसर्ग नहीं है। ये पेपर में प्रश्न आया था, अनु उपसर्ग नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
यही आवेगा, ध्यान कर लियो। वो तो स्कूल लेक्चरर को प्रश्न है, प्रथम प्रश्न पत्र में आइडो प्रश्न है, स्कूल लेक्चरर में आइडो है, देख लेते। अनुदित है तो अनुदित में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? अनु करवाया हुआ है, अभी करवाया था, दीर्घ स्वर संधि के तहत। अन्वीक्षण अभी पढ़ा है। अनुगमन, अनु प्लस में गमन। अब अगर ना पढ़े हुए तो ठपको ही जाए दिमाग, वो देख लियो। कभी में तो अनु उपसर्ग है ही, इंग अंदर है ही, इम चलो छोटो की जगह बड़ो है ही, वो कोनी आलियो। इम किसो उपसर्ग है? कहीं मैं पक्को पढ़े हुए मेरो, वो देखो इम तो हलंतर उपसर्ग है, सही ना? ऐसे फिर वो तर्क देते हैं, लेकिन आपको तो पता होगा तर्क से काम नहीं चलता। इनमें कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। तो अनुर्वर में कौन सा उपसर्ग है? अनुर्वर में अनुपसर्ग है। जहां ऊ लग रहा है वहां तो अन होगा, और जहां अन लग रहा है वहां ऊ होगा। क्यों होगा ये? संधि के तहत होगा ये, ठीक है ना? यहां अनुर्वर में हो जाएगा अन प्लस में उर्वर से मिलकर अनुर्वर हो जाएगा। इसमें देखो कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा है, तो इसमें अन जुड़ रहा है, कोई संधि नहीं है इसमें, संयोग बन रहे हैं इसमें, ठीक है? ऐसे ये अन वाला लास्ट में करवा दूंगा। जैसे अब लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे अनावश्यक, अनुर्वर, अनेक, वो तो पक्को ही लग गया है। यहाँ लग जाए अनु उपसर्ग मानी, देखियो अनु, अनाचार, हाँ अन प्लस में आचार, अन हलंत वाला लग रहा है, ठीक है? ये ऐसे शब्द है जिनमें उपसर्ग पूछे जाइए, अनु उपसर्ग आएगा तो ये वाले पक्के आएंगे, याद रखना, पक्के 100% आएंगे, ठीक है? तो अपने कितने उपसर्ग कर लिए? तो 10 उपसर्ग कर लिए। एक बार 10 को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि 10 उपसर्ग है। हाँ जी, पूछे जाएंगे ये। पहला कौन सी किया था? अप, अब, अति, अधि, अपि, अभी, आ, उत, अनु, उप, इतना ही तो किए ना, बस इतना ही याद कर लेना। 4 4 8 2 10 है, 10 उपसर्ग। कल का मतलब संडे की छुट्टी है, परसों मतलब है सोमवार को उपसर्ग पढ़ के आने हैं। कल 7:15 बजे क्लास रहेगी, सुबह 7:15 बजे ग्रामर की क्लास रहेगी। वर्ण विचार करवाऊंगा, कोई भी आना चाहता है अपने बैच से तो आ सकता है, ठीक है? वर्ण विचार की प्योर एकदम नई क्लास, साथ में रिकॉर्डेड, साथ में लाइव वीडियो रहेगा। थोड़ा सा ऐड क्यों कौन करना लग रहा है? ऐड कर दे करो, ठीक है? ऐड करोगा तो थारी फायदो ही है।